दोस्तों आज के डेट पे जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से नॉर्मल कंज्यूमर्स यही सोच रहे हैं कि भैया सब कुछ बेच के एक इलेक्ट्रिक कार में इन्वेस्ट कर दे क्या। ये तो नेचर के लिए भी बढ़िया है यार ऑप्शन, कार्बन एमिशंस नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से आपके पेट्रोल के पैसे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बच जाएंगे, बस बिजली से तो चार्ज करना है यार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, क्या इस ऑप्शन को आपको चूज करना चाहिए। यहाँ पे सब डिपेंड्स कहते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो देख लेते हैं कि आपके लिए इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन सही रहेगा या नहीं। तो आज का ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाला है इसमें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफी इफर्ट लगता है और ऐसे इफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो एकदम फ्री में, बस लाइक एंड शेयर करके। और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर लेना, ये भी बिल्कुल फ्री हो जाता है। और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए ना। भाई साहब आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो आज के डेट में ट्रेंडिंग वे ऑफ ट्रेवलिंग है इलेक्ट्रिक। चाहे आप बात करो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, चाहे बात करो ई बाइक्स की, चाहे आप कहो मोटरसाइकिल्स, चाहे आप कहो कार्स की बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ही आज के डेट पे अपना ढिंढोरा बजा रहा है। और ऐसे में यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन गए हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की। तो दोस्तों यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 2020 में था 361.78% का। और ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ है इंडियन मार्केट में, मतलब लोग इसको बहुत ही स्पीड में ऑप्ट कर रहे हैं। और इसके हिसाब से अभी कहा जा रहा है 2025-26 तक ये 12% पैसेंजर कार से ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक कार। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा क्लेम है। और इस हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी रेडी हो रहे हैं बजट सेगमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स में इलेक्ट्रिक कार्स लाने के लिए। सबसे टॉप पे तो फिलहाल मुझे दिख रहा है टाटा मोटर्स, उसके बाद हुंडई और मारुति तो अभी बहुत पीछे है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स अपने लाइनअप में और भी इलेक्ट्रिक कार्स ऐड करने वाला है और ये आपके लिए बजट सेगमेंट में अच्छे चॉइसेस लेके आने वाले हैं। हालांकि मारुति जैसे कंपनीज भी वैगन आर को इलेक्ट्रिक मोड में भी ला रहे हैं जो कि एक बढ़िया चॉइस हो जाएगा। साथ ही साथ एमजी मोटर्स है, हुंडई है और भी बहुत सारे प्लेयर्स इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट में घुस रहे हैं। और इसके अलावा ओला घुस चुका है अपने ई स्कूटर के साथ। और यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपनी जैसे टीवीएस भी आने वाला है अपने इलेक्ट्रिक बाइक को लेके। साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड का भी आने वाला है इलेक्ट्रिक वर्जन। तो यहाँ पे बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरर्स कोप अप कर रहे हैं डिमांड्स के साथ ना। यहाँ पे इसके साथ साथ बन जाता है इसका प्रोज एंड कॉन्स, क्या फायदे हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो आपके नॉर्मल कार्स के ऊपर। तो सबसे पहले कहते हैं रनिंग कॉस्ट की बात। तो दोस्तों आज के डेट में जैसे आप फ्यूल प्राइस को इंक्रीज होते हुए देख रहे हो, कहीं ना कहीं अगर 12 किलोमीटर पर लीटर का आपको अपने कार में माइलेज मिलता है तो आप अप्रॉक्सीमेटली हिसाब कर लो आपका 115 रुपीज़ भी अगर प्राइसिंग है तो 10 रुपए के आसपास तो आराम से बैठ जाता है आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। ना यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो इस हिसाब से अगर आप एक मेट्रो सिटी में 30 किलोमीटर रोज ट्रैवल करते हो तो आपका 5,375 से 6,000 रुपए तक का खर्चा हो जाएगा आपका पेट्रोल में। ना ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो दोस्तों अगर 30.2 किलोवाट आवर कैपेसिटी का बैटरी आपका रहता है और आपका रेंज आपको मिलता है 312 किलोमीटर्स का, तो यहाँ पे 697 रुपीज़ में पूरे महीने आप गाड़ी को चला सकते हो, अप्रॉक्सीमेट में कह रहा हूँ। और यहाँ पे ये और कम भी हो सकता है अगर आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया कॉस्ट सेविंग मिल जाता है, जो कि आपको नॉर्मल कार में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 85 to 90% तक का आपको कॉस्ट सेविंग मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है इलेक्ट्रिक कार के लिए। नाउ यहाँ पे ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर मेंटेनेंस का क्या है? तो दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं भाई साहब, तो ये ऐसा ही है कि यहाँ पे अगर मेंटेनेंस आता है तो एक साथ आता है ना। यहाँ पे अगर आप कहते हो नॉर्मल कार की बात, अगर आप मैं अपने कार की बात कहता हूँ, 1200 सीसी का कार है और इसमें अब मुझको ईयरली ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 15,000 मेंटेनेंस में खर्चा करना पड़ता है। ये वो काम निकल आते हैं, साथ ही साथ सर्विसिंग होता है एंड ऑल दिस थिंग्स मिला के 10,000 तो नॉर्मल है। ये सारे फ्लूइड स्विच चेंज करना, सब कुछ चेंज करके आपको नॉर्मल 10,000 पड़ जाएगा। और वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रिक कार की बात करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इंजन ऑयल नहीं है, यहाँ पे गियर ऑयल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कूलेंट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपका एक बैटरी पैक है जो कि आपको बहुत बढ़िया एक लाइफ टाइम दे देता है आपके व्हीकल के लिए। 100 लाख किलोमीटर तक तो आराम से चल जाता है। इसका मतलब आपको फाइनल काम कराना पड़ेगा एक ही साथ बड़ा वाला, और जो कि आप अगर ना भी कराओ ना तो गाड़ी का खर्चा पूरा आप निकाल लोगे, मतलब फ्यूल सेविंग में आप निकाल लोगे। तो ओवरऑल यहाँ पे तो हमको बहुत बेनिफिशियल दिख रहा है इलेक्ट्रिक कार। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए भी रनिंग में बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बन एमिशन जो है वो अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार के कहते हो तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 40 ग्राम पर किलोमीटर का आ जाता है CO2 एमिशन। तो यहाँ पे 40 ग्राम पर किलोमीटर अगर मेरा CO2 एमिशन होता है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से 100 किलोमीटर का ड्राइव करके जा रहा हूँ तो 400 ग्राम CO2 मैंने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, जो कि आपको बहुत कम दिख रहा होगा। लेकिन एवरेज में अगर आप कहो कि यहाँ पे जो टोटल कार से ड्राइव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा CO2 एमिट कर रहे हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे हमको बचत मिलता है, क्योंकि 0 ग्राम पर किलोमीटर का एमिशन है इलेक्ट्रिक कार में। अगर आप पेट्रोल एंड डीजल की बात करते हो तो वो बस 17 से 21% ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर पाते हैं व्हीकल को रन करने के लिए, मतलब बहुत कम एफिशिएंट है। वहीं पे अगर आप EVs की बात करते हो तो 59 से लेकर 62% तक ये एफिशिएंट होते हैं, जो कन्वर्ट कर पाते हैं सेव्ड एनर्जी को मूविंग एनर्जी में। मतलब आपका जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है। और इसके साथ साथ अभी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और पॉसिबल वेज ढूंढ रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, ताकि ये जो परफॉर्मेंस है इसको और बेटर किया जाए। अगर आप सोचो कि 80% तक ये पहुंच जाता है तो जो गाड़ी आपका 400 किलोमीटर का रेंज देता है वो 500 किलोमीटर का दे पाएगा। तो इसके वजह से बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलता है इलेक्ट्रिक कार में ना। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे सेक्शन 80 EEB में आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता है अगर आप EV में इन्वेस्ट करते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप EV खरीदते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप कहते हो तो जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनको आपको मिल जाएगा ग्रीन टैक्स। मतलब यहाँ पे आपको और बचत होगा अगले 15 सालों तक। अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे GST को भी कम कर दिया गया है 12% से 5% तक।
अगर ये बात करते हैं तो ये बस दिल्ली में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल अगर आप देखते हो बहुत सारे सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ देखने को मिल जाता है ना। ओवरऑल अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक दोस्तों फिर बहुत सारे हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो पहले आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मिनिमम तो यार 8-10 लाख का बजट रखना ही होगा, और वो भी आपको ऑर्डिनरी कार मिलेगा, एसयूवी वगैरह नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक कार खरीदते वक्त आपको परचेज प्राइस बहुत ज़्यादा देना पड़ता है पेट्रोल एंड डीजल काउंटर पार्ट से। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ गया। इसके अलावा अगर हम कहते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इंडिया अभी बहुत पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर आप देख लो तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस की भी कमी है। साथ ही साथ अगर हम कहते हैं तो यहाँ आपको चार्जिंग टाइम, यस, अगर आप फ्यूल भराने जाते हो पेट्रोल पंप में बस 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप फ्यूल लेके निकल सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने कार की बात करते हो तो घर में चार्ज करते वक्त आपको 6 से 8 घंटा लगा के रखना पड़ेगा गाड़ी को पूरा चार्ज करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करते हो बड़े चार्जर से तो यहाँ पे आपको 35 से 60 मिनट तक का कहीं भी टाइम लग जाएगा 80% चार्ज के लिए। तो इसकी वजह से आपको रास्ते में वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो इसके अलावा जो दूसरा ड्रॉबैक आता है वो है लिमिटेड ड्राइव रेंज। जी हाँ, आपको एक बहुत ही लिमिटेड ड्राइव रेंज मिल जाता है, 200 से 500 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है, और इसके बीच में अगर आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता तो ऐसे सूरत में आप इलेक्ट्रिक कार को लेके जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रास्ते में अटक गए तो भाई साहब धक्का लगा के तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि आपका कितना डेवलप्ड है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस कितने हैं। इसके अलावा अगर हम कहते हैं ऑप्शंस यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 5-6 होंगे लग्जरी में, और अगर आप नॉर्मल बजट की बात करते हो तो वहाँ पे 2-3 आपको देखने को अगर मिल गए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मतलब मार्केट ने अभी तक कैचअप नहीं किया है। हालांकि पूरा दुनिया आगे बढ़ चुका है पर इंडिया आगे अभी नहीं बढ़ पाया है इस मामले में एटलीस्ट। अगर हम कहते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस का भी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो बैटरी है वो हाई कैपेसिटी बैटरी होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसके वजह से आपका ITV बढ़ जाता है, और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा अभी, क्योंकि वीडियो को भी छोटा रखना है। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस रेट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और यहाँ पे इस चीज़ को आपको हर साल देना पड़ता है। तो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा फिर भाई साहब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों अगर आप रोज ट्रेवल करते हो उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो जिस चीज़ के लिए इलेक्ट्रिक कार्स बने हुए हैं, उतना उसका बैटरी यूज़ कर सकते हो आप। अगर आप रोज़ 40-50-100 किलोमीटर का ड्राइव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ ए गुड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑल इन ऑल, देखो अगर हर तरफ से, और आप घर पे रखते हो मेरी तरह कार को, क्योंकि आपको ड्राइव ज़्यादा करना नहीं होता है, बाइक ही प्रेफर करते हो, आपको ज़्यादा जाना नहीं होता है कहीं, घर पे ही डाल के रखना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्राइसिंग आपका बढ़ जाएगा। साथ ही साथ स्टार्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया इस गाड़ी के ऊपर, तो इसके वजह से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया एक साथ, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट में लिया है तो आपका बड़ा एक मतलब खर्चा होने लगेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार को अगर आप सही से यूटिलाइज ना करो ना, तो अभी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें जो कार्बन फुटप्रिंट है ना, वो आप कम से कम 5-7 साल चलाओगे तब आपको जो आपका जो फुटप्रिंट होगा वो कम पाएगा नॉर्मल कार से। तो बेसिकली आप अगर नहीं चलाते हो कार तो आप नेचर को हेल्प कर ही नहीं रहे हैं।
तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसे सिचुएशन में करो इलेक्ट्रिक कार में। अगर आप डेली ट्रेवलर हो, 40, 50, 100 किलोमीटर डेली का ट्रैवल करना होता है तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपको घर पे ही बिठा के रखना है, अगर महीने में 1-2 दिन आप चलाते हो गाड़ी को, अगर हफ्ते में 1 दिन चलाते हो, तो डोंट गो विथ इलेक्ट्रिक कार। या सस्ते में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसे में आप पेट्रोल डीजल के साथ जाओ, आपके पैसे कम खर्चे होंगे। बेसिकली अगर आप 5 लाख की गाड़ी लेते हो तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में वो 8-10 लाख का हो जाएगा। तो जो गैपिंग पड़ता है उसको आप शेयर में इन्वेस्ट कर दो, और शेयर का जब प्राइस बढ़ेगा तो बेच के उसका पेट्रोल का आपका खर्चा निकल जाएगा। तो ऐसे में आप फायदे में रह सकते हो। तो ऑल इन ऑल आज आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया इलेक्ट्रिक कार्स से रिलेटेड, एंड आशा करता हूँ अब आपको डाउट नहीं होगा कि आपको लेना चाहिए इलेक्ट्रिक कार कि नहीं लेना चाहिए। तो इसी के साथ टाइम आ गया है आज की वीडियो को खत्म करने का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड शेयर कर देना, इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।